नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1970 से लेकर आज तक हमारी पॉपुलेशन, मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया की, 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। जहां पर 1970s में हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी 54 करोड़ या मोटी मोटी बात करें 55 करोड़, ठीक है, वहां से बढ़कर के आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ हो चुकी है। तो ऐसे में इतनी पॉपुलेशन राइज हुई है, बट जो लोकसभा में हमारी सीटें हैं वो मोर और लेस फिक्स कर रखी हैं, जो कि 543 के आसपास में रन करती रहती हैं। सवाल ये आता है कि क्या हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि यहां पर हम डिलिमिटेशन एक बार फिर से करें। इसका मतलब ये कि जो भी लोकसभा की सीटें हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी बाउंड्री सेटल की जाए एक बार फिर से, जिससे कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। बट जब बात आती है कि हमारे देश के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिबेट होने लगता है कि एक तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा होता है आपका वन नेशन वन इलेक्शन, और तीसरा हो जाता है आपका डिलिमिटेशन कमीशन। तो ऐसे में तीनों चीजें ऐसी है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जरूरत है इनकी, बट पॉइंट इज कि इसको लेकर के पॉलिटिकल डिबेट बहुत ज्यादा हाइप पकड़ लेता है। और इसमें सबसे बड़ा जो इशू आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिलिमिटेशन, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप अपने देश की जितनी भी लोकसभा की या फिर जो विधानसभा की सीटें हैं, उनके लिए आप यूं करते हैं कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग हैं और इन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के जाएगा लोकसभा में या फिर विधानसभा में। तो ये जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ एनविसाज्ड है और इससे रिलेटेड ऑलरेडी काम भी हो चुके हैं। तो डिलिमिटेशन का मतलब सिंपल आपको पता होना चाहिए, इट्स ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सीट्स और बाउंड्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो आप फिक्स कर देते हैं। इसमें आप लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मींस विधानसभा के लिए करते हैं। और इसके लिए अभी की जो स्टेटस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो ये है कि जो फर्स्ट सेंसस होगी 2026 के बाद में, उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। ये जो फ्रीज किया गया था ये बेसिकली 1973, उसके बाद में 2002 इसमें किया गया, और उसमें साफ साफ कह दिया कि भाई जब कभी भी कोई डिलिमिटेशन होगा, इट मींस कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप ड्रॉ करेंगे तो वो आप 2026 के बाद करेंगे। उसमें आप SC ST की जो रिजर्व सीटें होंगी वो भी सेटल करेंगे। और हमें यह ध्यान रखना है कि चाहे विधानसभा की सीटें हो या फिर लोकसभा की सीटें, दोनों के लिए एक्ट जो बनेगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनता है। ये हमें जरूर ध्यान रख लेना है। और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ आर्टिकल 82 है, वो तो लोकसभा के लिए प्रोविजन करता है, और आर्टिकल 170 है, वो विधानसभाओं के लिए प्रोविजन करता है कि हाँ भाई, इसके आधार पर ही नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नई बाउंड्रीज, नई नंबर्स हैं वो डिसाइड होंगे, लोकसभा की कितनी सीटें होंगी। अभी तक देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन ओवरऑल 4 बार स्थापित किए जा चुके हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें 52, 63, 73 और 2002, और इन सब के लिए सेपरेट एक्ट लाए गए थे। बट ध्यान रखें कि सबसे पहला डिलिमिटेशन हमारे यहां पर हुआ था 1950-51 में, जब पहली लोकसभा गठित की गई थी। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से फाइनल किया था, प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर के आधार पर इसको फाइनलाइज कर दिया। बट आज का जो हमारा मामला है वो कुछ ऐसा है कि जो डिलिमिटेशन का इशू आता है तो उसमें नॉर्थ और साउथ के बीच का एक जो गैप है, हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स का जो पॉपुलेशन राइज हुआ है वो, और वहीं पर सदर्न स्टेट्स का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो, उन दोनों चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं या पार्टिसिपेशन में लेते हैं, तो आपको एक बड़ी गजब की कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगी कि एक तरफ हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम फेडरलिज्म को भी इग्नोर नहीं करना चाहते, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैसे डेमोक्रेसी फेडरलिज्म के खिलाफ जा सकती है, वो बात हम यहां पर डिटेल में समझेंगे। अब देखो, हमारे यहां पर जब फर्स्ट आप कह सकते हो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो उसके द्वारा यह प्रोविजन किया गया था कि लोकसभा में 500 से ज्यादा सीटें नहीं करी जाएगी। फिर 12वीं लोकसभा जो 1998 में बनी, तब तक हमारे यहां पर लोकसभा की सीटें 543 हो चुकी थी। तो उसके लिए क्या किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब एनफोर्समेंट लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो यह प्रोविजन कर दिया गया था कि चलो ठीक है, हमारे देश के अंदर लोकसभा की सीटें मैक्सिमम 552 हो सकेंगी, राइट। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 12वीं लोकसभा के अंदर जो 543 सीटें जो चली, कि मोरलेस अभी तक भी चलती आ रही है, 2024 में घटित लोकसभा में भी आपको टोटल 543 सीटें ही दिखेंगी। तो वो 543 सीटें कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से लगातार चलती आ रही है, वो मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही आ रही है। अब यहां पर सवाल ये आता है
क्यों हम इस गैप की बात कर रहे हैं, क्यों हम डेमोक्रेसी वर्सेस फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि वन वोट इज कि मतलब वन वोट वन वैल्यू। सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं से भी वोट कर रहे हैं तो आपके वोट की वैल्यू दूसरी जगह के एक वोटर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जिससे कि ब्रदरहुडनेस भी आए, एक दूसरे के बीच में कोई भेदभाव वाली भावना भी नहीं आए, वो सारी चीजें हमारे यहां पर दिमाग में आने लग जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं कि हमारे यहां पर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी लोकसभा की जो आप कह सकते हो सीटें हैं, उनके ऊपर पॉपुलेशन इस हिसाब से सेटल कर रखी है कि एक जना जितने इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करता है, तो दूसरा बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लगभग उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है डेमोक्रेसी का। बट वहीं पर हम यहां पर जब सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन 5 स्टेट्स की, तो यहां पर ये इकोनॉमिकली, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट यहां पर अगर डिलिमिटेशन किया जाए तो वहां पर किस हिसाब से किया जाएगा, वन वोट वन वैल्यू। इट मींस कि नॉर्दर्न स्टेट जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ा ली, उन लोगों को सीटें ज्यादा मिलेंगी। अगर ज्यादा भी नहीं बोलूं तो अगर डिलिमिटेशन होता है ना दोस्तों, तो मान के चलिए कि 850 से ज्यादा सीटें लोकसभा की तैयार हो जाएंगी आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि 54 करोड़ के ऊपर आपने 550 के लगभग सीटें सेट की थी, राइट। तो 122 करोड़ तो 2011 में आप थे, अब तो 140 करोड़ हो गए। इसका मतलब 850 से ऊपर सीटें जाएंगी। अब सवाल यह है कि 850 जो एडिशन हो रहा है, लगभग 300 सीटों का एडिशनल, ये किसको हिस्सा ज्यादा मिलेगा? तो इसमें जवाब आएगा नॉर्दर्न स्टेट्स को, क्योंकि उनके पास में पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जैसे कि यहां पर आप देखो, अभी जो करंट लोकसभा है, इसमें आप इन सदर्न 5 स्टेट्स की कितनी लोकसभा सीटें देख रहे हैं? 129। कितनी देख रहे हैं आप यहां पे? 129। वहीं पर केवल 2 स्टेट्स ले लो नॉर्थ से, एक तो ले लो यूपी, एक बिहार, इन दोनों के मिलाकर के 121 सीट्स हैं। अब आप खुद समझ जाए, 125 सीट्स हैं। अब आप देख लो कि 5 स्टेट्स के पास में रिप्रेजेंटेशन 129 सीट्स का है और 2 के पास में केवल 2 के पास में 125 का है। अन्याय है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है डिलिमिटेशन को लेकर के। और इस पे एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि डिलिमिटेशन 1970 के टाइम पे एक बार फ्रीज कर दिया गया था। उसके पीछे कारण भी ये था कि कहीं ना कहीं नॉर्दर्न स्टेट्स को स्पेस मिल जाए थोड़ा बहुत, कि भाई आप अपनी जगहों पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, जो एजुकेशन लेवल आपको राइज करना है, उन चीजों पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, जिसके चलते फिर बाद में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। बट पॉइंट क्या रहा है कि नॉर्दर्न स्टेट्स ने अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है। वैसे 1951 से 1981 के बीच में ज्यादा कोई वेरिएशन आपको, मोटी मोटी वेरिएशन उसी में देखने को मिलेगी सीटों की। शुरुआत की जो फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 489 सीटें थी, फिर बाद में 494, फिर 518, फिर उसके बाद में 543, उसके बाद में मोर और लेस 543 आपकी स्टेबल आपको दिखाई पड़ रही है लोकसभा की सीटें। बट अगेन मैं बता दूं कि कितने दिन तक इस बात को टाला जाएगा। अब देखो, इन चीजों को हम और डिटेल में देखें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स रन कराए जा रहे हैं PWOnly की तरफ से। 2026 के एस्पिरेंट और 2025 के एस्पिरेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प है, टाइटन है 2025 के लिए, 26 के लिए। ये तो देखो मीडियम वाइज आप सेग्रीगेशन देख ही सकते हैं। और प्रहार है, टाइटन है, ये 2025 वालों के लिए। रेट मात्र 8,000 रुपए। इसमें आप देख सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, प्लस साथ में आपको एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी। और साथ ही साथ आपको इसकी पूरी डिटेल चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोविजन किया हुआ डिटेल दी हुई है। और कोई डाउट हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में यह हमेशा एक डिलेमा बना रहता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जब देखें हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री को आगे ले जाने में, वहां पर आपको सदर्न स्टेट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते दिखेंगे। बट हम यहां पर वोटिंग की बात करें, अगर ये डिलिमिटेशन किया जाएगा तो सदर्न स्टेट्स के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, राइट। आप अपना ओपिनियन जरूर देंगे इस पे, ठीक है। मैं पूरा जब तक वीडियो कंप्लीट करूं तब तक आपको और भी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि यहां पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 1991 से लेकर के 2018 तक यूपी है ना, वो 34वें स्थान से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, जबकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और लोकसभा की सीटें भी इसके पास में सबसे ज्यादा है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज है कि कहां पर तो आप टैक्स कलेक्शन की बात करते हो, कहां पर आप पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है, वहां के लोगों को रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। आप यहां पर देखो कि केरला
यहां नोटिस करिए केरला, ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर तमिलनाडु आ जाइए, इसके अलावा आप यहां पर और स्टेट्स में कंपैरिजन करेंगे ये सदर्न स्टेट्स को, तो यहां पर यूपी का स्टैंड देखो, बिहार का स्टैंड देखो। कोई टाइम ऐसा था जब इन स्टेट्स को बीमारू बोला जाता था, ठीक है, बीमारू बोल दिया गया था। बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, इनके अंदर ये स्टेट्स अभी भी अपनी परफॉर्मेंस में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, राइट। लिटरेसी रेट में आप खुद देख सकते हैं कि कहां पर केरला स्टैंड कर रहा है, 96.2% के ऊपर, राइट। और वैसे ओवरऑल अगर एवरेज निकाल करके देखोगे ना, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में लिटरेसी रेट के बीच में ज्यादा भी नहीं तो आपको 20% का गैप देखने को मिलेगा। इसका मतलब सदर्न स्टेट्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में लिटरेसी रेट एवरेज आपका 60.5% आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उसकी बात करें तो सदर्न स्टेट्स जो हैं वो आपको 38 से 43% तक अपनी इनकम का पैसा खर्च करते हुए दिखेंगे एजुकेशन पे, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर देखोगे तो 15.3 से 18.4% तक ही वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ गया कि एजुकेशन को लेकर के कितना सीरियसनेस है सदर्न स्टेट्स में, ये भी यहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, पर कैपिटा इनकम, सदर्न स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में 2.5 गुना है। सही बात है। जबकि आप क्रॉप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नॉर्दर्न स्टेट्स के पास में फर्टाइल सॉइल मिली है, उनको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर सकते थे। बट अगेन वही बात है कि कहीं ना कहीं हार्ड टाइम है वो गुड लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो गुड टाइम, एक तो इजी टाइम है, वो कहीं ना कहीं बैड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर देता है। वो यहां पर आपको कहीं ना कहीं लगती हुई दिखाई पड़ेगी। सिमिलरली जीएसडीपी के हिसाब से देखें, स्टेट की जीडीपी के हिसाब से, तो सदर्न स्टेट की पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इकोनॉमी में। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में 1991 में, 1991 में जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, सदर्न स्टेट इंडिया में लीडिंग परफॉर्मर के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि नॉर्दर्न स्टेट पॉपुलेशन में ज्यादा दिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में ज्यादा दिखेंगे। तो ये चीजें साफ साफ इशारा करती हैं कि सदर्न स्टेट्स कहां अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहां नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। और उनके साथ में फिर रिप्रेजेंटेशन को, जब डेमोक्रेसी को लेकर के आगे चलने की बात आती है, तो वहां पर जब नॉर्दर्न स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ाया, कंट्रोल किया नहीं, उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, तो सदर्न स्टेट से बताओ एफर्ट करेंगे कि नहीं, वो ठगा हुआ महसूस करेंगे कि नहीं। इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखो एनुअल इनकम जा रही है 1,06,599, जबकि सदर्न स्टेट में 3 गुना, लगभग 3 गुना सदर्न स्टेट्स की इनकम जा रही है। और उसमें भी ये लोग अपनी इनकम का 40% के लगभग एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और इसका एक और डेटा मैंने कलेक्ट किया कि एजुकेशन लोन्स जो होते हैं उनमें भी आपको इंडिया में अगर 100 लोन दिए जाते हैं तो उनमें 70 लोन, तो एजुकेशन लोन की बात करूं, 70 लोन सदर्न इंडिया से हैं, 15% आपको मिलेंगे नॉर्दर्न से, और रिमेनिंग 15% है वो नॉर्थ ईस्ट और बाकी एरिया से। अब आप देख लो एजुकेशन को लेकर के कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। हमारे यहां पर तो दहेज में ही आदमी पागल हो जाता है नॉर्थ की अगर बात करें तो, राइट। इसके अलावा मैंने एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट ऑलरेडी बता दिया कि नॉर्दर्न स्टेट्स के पास में फर्टाइल रीजन है, इंडो-गैंजेटिक, ब्रह्मपुत्र पूरा बेल्ट ऐसे कैसे हैं, बट अगेन वहां पर इसका जो फायदा उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। फिर आ जाओ सेक्स रेशो में। सेक्स रेशो में सदर्न स्टेट्स आप देखो यहां पर क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। केरला में तो 1000 लड़कों से कंपैरिजन में लड़कियां ज्यादा हैं। तमिलनाडु देखो, गोवा इधर देख सकते हो, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब है ना, ये इंडिया का जो नेशनल एवरेज है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, दैट इज 943, उससे बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये हाई पॉपुलेशन वाले जो स्टेट्स हैं उनको उठा करके आप देखोगे वहां पर परफॉर्मेंस खराब जा रही है। और फीमेल फिटिसाइड जैसा एक सोशल मेनेस है वो भी कहीं ना कहीं नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के में ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो नो डाउट बच्चों के अंदर 0 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे उनमें बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं फंसी हुई है। फिर बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप्स की, इनकी तो अभी 2020 में स्टार्टअप्स अवार्ड ऑर्गेनाइज कराए गए थे। आप ये ध्यान रखिए, स्टार्टअप्स अवार्ड ऑर्गेनाइज कराए गए थे, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अवार्ड कहां गए हैं भाई? कर्नाटका, महाराष्ट्र, और इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु और केरला को देख लो। बाकी दिल्ली में 175 है, बाकी यूपी,
30 कितनी पॉपुलेशन है ना, 22-25 करोड़ या ज्यादा है उसके लगभग, उसमें केवल 100 के लगभग अवार्ड्स गए हैं। राजस्थान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हरियाणा देखो। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मोटा मोटा देखें तो एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप में भी ये बहुत गजब का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर आ जाओ टैक्स कंट्रीब्यूशन में, अगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखें तो अभी आपको वैसे देखने में तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बराबर दिखेगा कि यहां पे 1,86,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यूपी, 1,11,000 कर्नाटका, बट पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से देखो तो पर कैपिटा टैक्स कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा दिखेगा। और जबकि जो स्टेट्स के पास में हिस्सा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, उसमें पॉपुलेशन और स्टेट के एरिया को कितना वेटेज दिया हुआ, अब आप खुद देख लो। 30% दिया हुआ था 15th फाइनेंस कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस किया, भाई इसके आधार पर आप काम करेंगे। आप क्या नोटिस कर रहे हैं वहां पर कि एरिया वाइज भी नॉर्दर्न स्टेट्स के पास में अच्छा खासा ज्योग्राफिकल एरिया प्रेजेंट है, वहीं पर सदर्न स्टेट्स के पास एरिया कम है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो भी उनके पास में कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं जा रहा है जो हिस्सा जाना चाहिए। अब वैसे सदर्न स्टेट्स की तरफ से कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं कि उनके यहां पर पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी हो रही है तो उसको रिवाइवल दिया जाए, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट दैट मींस कि एक पूरी लाइफ के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन एज के ड्यूरिंग एक वुमेन के द्वारा कितने बच्चे पैदा किए गए, तो ऐसे में 2.1 एक स्टैंडर्ड है जो कि टोटल रिप्लेसमेंट रेट के तौर पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मां बाप अगर चले जाएंगे तो बच्चे उनकी जगह ले लेंगे। तो 2.1 एक स्टेबल पॉपुलेशन का फिगर रहता है, बट वो फिगर आप सदर्न स्टेट्स में उठा करके देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तमिलनाडु 1.5 है ना, कर्नाटका 1.5, ठीक है, आंध्र प्रदेश 1.5। इसका मतलब टोटल रिप्लेसमेंट रेट भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ मां बाप अगर चले गए तो बच्चे जो हैं वो कम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब बूढ़ों का वजन भी उनके ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का भी बढ़ना, कहीं ना कहीं उम्र भी बढ़ी है, पर वो भी ज्यादातर आपको सदर्न स्टेट्स में मिलेगी क्योंकि वहां पर आपको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। आप इंजीनियरिंग देख लो, मेडिकल देख लो, हर सेगमेंट में सदर्न स्टेट्स की परफॉर्मेंस आपको फार बेटर देखने को मिलेगी। तो यही तो चीज आती है ना बार बार कि भाई ये क्या अन्याय नहीं हो रही है सदर्न स्टेट्स के साथ में। फिर बात आती है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। देखो जी, बात ऐसी है कि हमारे देश में हमने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया और हम करते रहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बात कह रही है। बट वहीं पर जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे में हम थोड़ा टैक्स लगाते हैं अमीरों पे और गरीबों में उसका फिर बेनिफिट ड्रॉ करते हैं। बट उस चीज को लेकर के यहीं पर यह फेडरल सिस्टम गड़बड़ाएगा कि नहीं, जहां पर सदर्न स्टेट्स अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहे हैं बट नॉर्दर्न स्टेट्स को उसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फायदा देने के पीछे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एक तो पुअर्टी, एक पॉपुलेशन, और दोनों के अंदर नॉर्दर्न स्टेट्स अभी भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या यहां पर जरूरत है कि जो डिलिमिटेशन किया जाए, नई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटल की जाए, तो उसके लिए नॉर्दर्न स्टेट्स को अभी 20-30 साल का टाइम और दे दिया जाए, जिससे कि उनको कह दिया जाए कि भाई आप अपनी पॉपुलेशन और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लिटरेसी रेट है, उनके अंदर अच्छा परफॉर्म करो, तब जाकर के आपके यहां पर डिलिमिटेशन होगा। और सदर्न स्टेट्स है जिनके अंदर डिलिमिटेशन करने की जरूरत है तो वहां पर स्टेट लेवल पे कर दो। केवल एमएलएस का जो काम है, एमएलएस की जो सीट है विधानसभा में, उन्हीं के अंदर वेरिएशन ला दो। लोकसभा के लिए हमें कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मोरलेस यहां पर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है नॉर्थ और साउथ में। और बहुत बार देखा गया है कि सदर्न स्टेट्स के द्वारा कहा जाता है कि भाई हमारे साथ में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? इसके पीछे एक और लॉजिक मैं बताता हूं कि हिंदी भाषी राज्य जो है वहां पर अगर पॉपुलेशन बढ़ी और वहां पर अगर सीटों की संख्या लोकसभा की बढ़ जाती है तो ऐसे में फिर लोकसभा के अंदर ही मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनती है। तो अगेन मैं बता दूं कि नई जो सीटें ऐड होने का चांस लग रहा है ना, उसमें 70-80% हिंदी भाषी राज्यों को ही मिलेगी। इसका मतलब हिंदी भाषी राज्य है उन्हीं की सरकार, वही डिसाइड करेंगे सरकार किसकी बनेगी। जनरली एक बात कही जाती है कि यूपी में जिसकी पकड़ है वो ही सरकार बनाएगा। तो क्या ये चीज एक बार फिर से एप्लीकेबल होगी? तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें पता होनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन को लेकर के एक बड़ा कंपटीशन भी चल रहा है। कई बार अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं कि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ा लो, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ही तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा, और जितना रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही तुम्हारा से होगा। तो क्या हम देश को इस तरीके से प्रगति दिला सकते हैं? यह बड़ा सवाल आ जाता है। वहीं पर हमें इजराइल से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी पॉपुलेशन अंडर 1 करोड़ है, पर उनके जो माइलस्टोन उन्होंने सेट कर रखे हैं वो आप केवल समझ सकते हैं।
तो देखो 1976 के बाद में अभी तक डिलिमिटेशन का काम प्रॉपर हुआ नहीं है जिसको बोला जाता है, क्योंकि 2000 के आसपास में अगर कुछ हुआ भी है ना तो वो केवल सेटलमेंट यूं हुआ है कि पॉपुलेशन रेशियो सेटल हो जाए, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा वो वेरी नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अपनी राय इस पर्टिकुलर मैटर पे जरूर बताएं, क्या ये दक्षिण राज्यों के साथ में अन्याय नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, बजाय इसके कि नॉर्थ को फिर फेवर किया जाए। आप अपनी राय इस पे जरूर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।